अब लोगों नाम पता नहीं क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल दिया आपने, इतना डिफिकल्ट हम कैसे आंसर करेंगे? बेटा कुछ नहीं है, इट्स सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट। इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है बेटा इस क्वेश्चन के? इफ ओनली वन टाइप, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन के अलावा और कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं? देयर आर 3 मोर और यहां से क्वेश्चन मैंडेटरी एग्जाम। इकोसिस्टम बैलेंस इज डायनामिक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट। हेलो एवरीवन, welcome to Concept Corridor. I'm your mentor, Yogita Dhami. So today, let's quickly complete the one shot of chapter number 12 for class 8 science, that is how nature works in harmony. One of the easiest chapter in your syllabus. बेटा इससे पहले वाले चैप्टर जितने भी पढ़े थे वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने थे, लेकिन इस चैप्टर में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। सो ये चैप्टर होने वाला है बहुत ईजी, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यस, बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? Subscribe the channel, like this video, and if you feel this is worth watching, do share it among your friends also. ठीक है? Now let's get started. बेटे चैप्टर के फ्रंट पेज पे ये पिक्चर दी हुई है, क्या दिखा है यहाँ पर? बहुत सारे एलिफेंट्स जा रहे हैं एलिफेंट कॉरिडोर के थ्रू। Now what is this elephant corridor? बेटा यहाँ पर नेचुरली कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहां से जो एनिमल्स होते हैं वो पास हो सकते हैं फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर फॉरेस्ट, उनको हम बोलते हैं कॉरिडोर्स। और हम लोग यानी गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि इन रास्तों को टच नहीं किया जाता। मींस वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होता है, जिससे कि ये जो एनिमल्स हैं वो आराम से एक घर से दूसरे घर में जा सके, मींस एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जा सके। अगर ऐसा नहीं छोड़ेंगे, इस टाइप के कॉरिडोर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? फिर ये एनिमल्स हमारे घरों के रास्तों से जाएंगे, यस, और फिर वहां होगी हमें प्रॉब्लम। यस, होता है ना ऐसा? So this is the elephant corridor from where these elephants are passing from one home to another home, means one forest to another forest, right? Now अभी मैंने home बोला, इसको हम scientific language में क्या बोलते हैं? Animals के home को क्या बोला जाता है? We say habitat, right? सुना हुआ पहले से शब्द, ये ना habitat क्या होता है? बेटा habitat is simply a place where any organism lives. जहां पर भी ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको उनका habitat यानी उसका घर बोला जाता है, राइट? अब एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स अ स्पेसिफिक कंडीशन टू सर्वाइव। सारे ऑर्गेनिज्म के कुछ अलग कंडीशंस होती हैं जो उनको चाहिए सर्वाइवल के लिए, राइट? जैसे कि फिश है, फिश को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अगर कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो उसको क्या चाहिए? उसको एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, राइट? तो ये भी जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं ये उनको उनके हैबिटेट में मिल जाती हैं। क्लियर? नाउ these conditions are easily available in the habitat of organism. Now the plants and animals interact with each other and adapt to survive in the surrounding conditions they live in. Means यहाँ पे जो भी habitat हम ले लें, कोई भी एक पर्टिकुलर, वहाँ पे जितने भी plants and animals होंगे या कोई भी और organism होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ interact करते हैं। अब ये interact का मतलब क्या है? गप्पे नहीं मारते हैं बेटा, वहां पर वो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं, जैसे कि फूड है ना, उसके अलावा और भी चीजें देखोगे आगे जाके। गॉट इट? सो वो एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं और वहां पर उस हैबिटेट में अडेप्ट हो जाते हैं और फिर आराम से रहते हैं। क्लियर? नाउ ये जो भी हमने इस स्लाइड में पढ़ा ना, ये इस पूरे चैप्टर की समरी है। यस बेटा, इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है बट इन डिटेल। सो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस वर्ड कंडीशन एंड इंटरैक्शन इन डिटेल इन दिस चैप्टर, और इन्हीं को ब्रेक करते करते पूरा चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। अब हम पहले कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, इसी से हमें समझ में आएगी हम किन कंडीशंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब इसके लिए करनी है एक एक्टिविटी, लेट अस एक्सप्लोर। क्या करना है यहाँ पर? आइडेंटिफाई 2 हैबिटेट्स इन योर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग में कोई भी 2 हैबिटेट आप ढूंढ लो। कौन से हो सकते हैं? अ पॉन्ड, अ फॉरेस्ट, एन एग्रीकल्चर फार्म, और इवन अ लार्ज ट्री। कोई एक ट्री भी हैबिटेट हो सकता है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का, राइट? सो कोई भी एक बनियान ट्री ले लो आप, मैंगो ट्री, और अ पिलखन। पिलखन ट्री क्या होता है? व्हाइट फिग, अंजीर, इसको हम हिंदी में अंजीर बोलते हैं, एक टाइप का ड्राई फ्रूट होता है, राइट? फिर क्या करना है बेटा? इन दोनों हैबिटेट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहे हैं, है ना? सो फाइंड आउट द लिविंग बीइंग्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन दोज 2 हैबिटेट। क्लियर? उसके बाद आपको फिल करना है ये टेबल। क्लियर? तो फिल कर लेते हैं। यहां पर आपको ये 2 हैबिटेट दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में, इन्हीं को देके फिल करते हैं। देखो फर्स्ट वाला है पॉन्ड हैबिटेट। अब पॉन्ड हैबिटेट में क्या क्या दिख रहा है आपको? लिविंग बीइंग पहला है फिश, राइट? उसके अलावा क्या दिख रहा है? फ्रॉग तो दिख ही रहा है, सो फ्रॉग लिख लेते हैं। सो फ्रॉग। उसके अलावा और क्या है? प्लांट्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, सो प्लांट्स। उसके अलावा अब इसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी तो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हो या तो इंसेक्ट्स भी लिख सकते हो। क्लियर? सो इंसेक्ट्स लिख लेते हैं।
सो दीज आर द लिविंग बींग्स। उसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 का कॉलम दिया तो इतने ही भरते हैं। अब आ जाओ नॉन लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स से पहले दिया हुआ वाटर। बेटा वाटर तो है, लेकिन वाटर के अंदर एयर भी तो होती है, तभी तो फिश सर्वाइव कर सकती है ना। फिश ऑल्सो इनहेल ऑक्सीजन इटसेल्फ, राइट, थ्रू गिल्स। सो यहाँ पर एयर है इसके अंदर, सो हम एयर लिख लेते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है? सॉइल भी होगा। सॉइल है तभी तो प्लांट्स यहाँ पे आसपास ग्रो कर रहे हैं, इनफैक्ट अंदर भी ग्रो कर रहे होंगे, है ना। सो सॉइल होता है बिल्कुल बेस में, सो सॉइल। और क्या हो सकता है? इसके अंदर सनलाइट भी तो जा रही है, कम जा रही होगी लेकिन सनलाइट जा रही है ना। सनलाइट जा रही है, इसी की वजह से वहां पे थोड़ी बहुत हीट होगी। जो पानी है वो बिल्कुल आइस कोल्ड नहीं होगा, राइट। सो सनलाइट। सो नेक्स्ट इज सन लाइट। सो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? यहां पे आ जाते हैं। या तो फॉरेस्ट का है हैबिटेट, पहले ही पूरे सारे लिविंग बींग्स दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं नॉन लिविंग बींग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, सॉरी। सो पहला है सॉइल। सॉइल के अलावा और क्या है? एयर तो होगी, राइट। सो एयर। उसके अलावा ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बिना वाटर के सर्वाइव कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। अब बोलोगे मैम वाटर तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सॉइल के अंदर तो वाटर होगा, तभी तो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, है ना। मॉइस्चर होता है, एयर में मॉइस्चर होता है। उसके बाद ये कहीं एनिमल्स कहीं आसपास से पानी तो पी रहे होंगे ना। सो वाटर लिख लेते हैं, राइट। सो वाटर है। नेक्स्ट है, और क्या है? सनलाइट, वो तो दिख ही रही है। सो सनलाइट। क्लियर? उसके अलावा रॉक्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। बट यहाँ पे 4 का कॉलम है, हमने ये 4 भर लिया है। क्लियर? नाउ टेक अ पॉज एंड हैव अ लुक इन बोथ द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बेटा यहाँ पर पॉन्ड में और फॉरेस्ट में दोनों ही जगह आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, है ना। दोनों ही जगह आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, दोनों ही जगह आपको इंसेक्ट तो मिल जाएंगे। अब टाइप ऑफ इंसेक्ट वेरी करेंगे, नो डाउट, लेकिन इंसेक्ट्स हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी हैं। सो दोनों ही जगह आपको प्लांट्स और एनिमल्स मिल रहे हैं, इंसेक्ट्स मिल रहे हैं। आप नॉन लिविंग बींग्स में आ जाओ, नॉन लिविंग थिंग्स में, तो यहाँ पे वाटर दोनों जगह मिल रहा है आपको, एयर दोनों जगह पर है, सॉइल भी दोनों जगह पर है, और सनलाइट भी है। लेकिन वेरी क्या होगा? क्वांटिटी, इजंट इट। यहाँ पर वाटर ज्यादा है, यहाँ पर वाटर कम होगा। यहाँ पर एयर कम है, लेकिन यहाँ एयर ज्यादा होगा। यस, ऐसी सनलाइट ले लो, यहाँ पर सनलाइट अंदर कम होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अंडरस्टूड? यही है कॉम्पोनेंट्स। यस बेटा, ये जो लिविंग बींग्स हैं, इनको बोला जाता है बायो। बायो का मतलब लिविंग, सो बायोटिक। दीज आर द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड ये नॉन लिविंग होते हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। सो किसी भी हैबिटेट के 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। बायोटिक का मतलब लिविंग एंड ए बायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। क्लियर? और हमने दोनों ही हैबिटेट में देखा कि दोनों जगह बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? चलो, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? वी फाउंड सम सिमिलरिटीज इन बोथ द हैबिटेट्स। व्हाट वर द सिमिलरिटीज? बोथ हैबिटेट्स वर हैविंग लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों ही जगह आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिले। अब अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन है तो प्लांट्स और एनिमल्स ही, है ना। उसी तरीके से बोथ द प्लेसेस वर हैविंग सनलाइट, एयर, वाटर एटसेट्रा। Clear? Now what was the difference? Difference was type. The type of living beings were different. उसके अलावा the non-living things also vary or their quantity was varying. उनकी quantity अलग अलग थी। Understood? अब इस पूरी एक्टिविटी से हमें क्या पता पड़ा? बेटा हमें पता पड़े 2 components, biotic components and abiotic components. Biotic components क्या हैं? All the living beings of any habitat. किसी भी हैबिटेट में जितने भी लिविंग बींग्स आपको मिल जाएंगे, वो सारे के सारे उस हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट होंगे। करेक्ट? फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारे। क्लियर? एबायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे? द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एनी हैबिटेट आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जांपल सन, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एटसेट्रा। अंडरस्टूड? नाउ बेटा ये तो थ्योरी है, यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा? बेटा क्वेश्चन एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ हैबिटेट ऑलवेज कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट विद द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ दैट सेम हैबिटेट। कमेंट ऑन दिस लाइन। अब बोलोगे मैम पता नहीं क्या टिपिकल क्वेश्चन बोल दिया आपने, इतना डिफिकल्ट, हम कैसे आंसर करेंगे? बेटा कुछ नहीं है, इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट। इट्स जस्ट दैट द लैंग्वेज इज डिफरेंट। ठीक है? अब मैंने जो अभी क्वेश्चन बोला उसमें क्या बोला मैंने? Any organism of habitat, of one habitat, continuously interact with other biotic and abiotic component. इसको आपको एक्सप्लेन करना है। मंकी का एग्जाम्पल ले लो,
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहता है, राइट। अब मंकी जो कि खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, वो प्लांट्स को खाता है ना, फ्रूट्स को खाता है। सो मंकी इज गेटिंग फूड फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट। एंड ए बायोटिक कंपोनेंट कैसे, वो इनहेल भी तो करता है ऑक्सीजन, राइट। सो कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद द एबायोटिक कंपोनेंट आल्सो। अंडरस्टूड? बस सिंपल आंसर देखो, the organism interact with other living and non-living components and adapt to survive in the surrounding condition they live in। इसका एग्जाम्पल आपको देना है इस लाइन का। यहां पे कौन सा एग्जाम्पल दिया, फिश का। फिश obtain their biotic needs यानी फूड फ्रॉम अदर स्मॉल फिशेस या प्लांट्स, है ना। सो सच एज फूड फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज द बायोटिक component of that habitat। उसके अलावा द abiotic needs such as oxygen from water। So oxygen is the abiotic component। अंडरस्टूड? समझ में आया? नाउ अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा किसी भी सेम हैबिटेट में रहने वाले दो ऑर्गेनिज्म सेम तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जिस तरीके से फिश इंटरेक्ट करेगी सेम उसी तरह से क्या फ्रॉग इंटरेक्ट करेगा? फ्रॉग भी तो पॉन्ड हैबिटेट में रहता है ना, तो क्या वो सेम इसी तरीके से इंटरेक्ट करेगा? नो, उसका इंटरेक्शन थोड़ा सा अलग हो सकता है। सो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हैव अ लुक। Different organisms of same habitat may interact in different way। अब आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉरेस्ट हैबिटेट का, जहां पर आपको स्नेक और रोडेंट दोनों मिल जाते हैं। रोडेंट क्या होते हैं? जैसे रैट, है ना। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेस्ट अ स्नेक कम्स आउट यूजुअली एट नाइट टाइम। जो भी कभी भी देखना आप, जो स्नेक होते हैं ज्यादातर वो ठंडा जब होता है तब निकलते हैं। सो रात के टाइम पे निकलेंगे। लेकिन जो रोडेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं डे टाइम में, क्योंकि उनको थोड़ी सी वार्म कंडीशन चाहिए होती है ना। तो देखो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन सेम हैबिटेट, लेकिन वो उनका इंटरेक्शन अलग अलग तरीके से हो रहा है डिपेंडिंग ऑन देयर ओन नीड। Am I clear? So different organisms of same habitat may interact in different way। Clear? Further, so this is how living organism coexist in harmony in the same habitat। और इस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेम हैबिटेट में हार्मनी से रह सकते हैं। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट हु ऑल लिव टुगेदर इन द हैबिटेट। अब बोलो मैम हु ऑल लिव टुगेदर, अभी तो पढ़ लिया, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे मिल गए हमको। बेटा हम वो नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर जा रहे हैं कुछ साइंटिफिक टर्म्स की ओर। देखो समझते हैं। यहाँ पर हमने अभी हैबिटेट देखा था, पॉन्ड हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट, है ना। तो पॉन्ड हैबिटेट को ले लेते हैं। अब वहां पर हमने फिश लिखा, तो क्या एक ही फिश थी उस पॉन्ड में? ऑफ कोर्स नॉट, वहां पे बहुत सारा ग्रुप होगा फिशेस का, है ना। हमने तो बस एक फिश नाम लिख लिया, राइट। तो किसी भी हैबिटेट में जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो सिंगल एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता हमको, उसका पूरा ग्रुप मिल जाता है। जैसे आप फॉरेस्ट में देखोगे तो आपको पूरा एलिफेंट का ग्रुप मिलेगा, सिंगल एलिफेंट नहीं मिलेगा। अगर सिंगल होगा तो बेचारा वो परेशान घूम रहा होगा, है ना। सो यहाँ पर वी कैन ऑब्जर्व लॉट्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल्स इन द हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल same kind of fishes in a pond, herd of cow in the farmland, herd of elephant in the forest, right। अब जो ये सेम काइंड ऑफ एनिमल हमको मिल रहे हैं एक ही जगह पर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पॉपुलेशन ऑफ दैट एनिमल। मान लो पॉन्ड में, मान लो देयर आर 20 बासा फिश, है ना। तो आप बोलोगे बासा फिश की पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर पॉन्ड में 20 है। Am I clear? So what this population word is referring to? Population word means same kind of animal in a particular habitat। Am I clear? चलो यहाँ पर एक्टिविटी है, क्या करना है? डिवाइड स्टूडेंट इनटू 4 और 5 ग्रुप। अपने स्कूल में करना आपको बेसिकली है। ईच ग्रुप में आइडेंटिफाई 2 ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स इन और एनिमल्स। आपको एक छोटे से एरिया में जाना है बेसिकली स्कूल में, और वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में, लेट्स से 1 मीटर बाय 1 मीटर में स्कूल गार्डन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेम टाइप के कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, ठीक है। देखो अब स्कूल गार्डन में तो मैं नहीं लेके जा सकती, लेकिन मैं यहाँ लेके जाती हूँ आपको, ठीक है। देखो सो ये है आपका टेबल, यहाँ पर प्लांट 1। अब यहाँ तो दूर दूर तक प्लांट दिख ही नहीं रहा, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं यूकलिप्टस। फॉरेस्ट में यूकलिप्टस जल्दी मिल जाता है ना। सो यूकलिप्टस, यूकलिप्टस मान लो यूकलिप्टस के 20 पेड़ है ना। दूसरा क्या लिखें? मैंगो लिख लेते हैं, है ना। सो मैंगो, अब मैंगो के मान लो 5 हैं। अब एनिमल 1, अब यहाँ तो बहुत सारे एनिमल हैं, तो पहले हम ले लेते हैं जिराफ, सबसे लंबा, है ना। जिराफ को ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? 2 इस एरिया में, राइट। सो
जिराफ कितने हैं? 2। एंड उसके बाद एनिमल 2 में क्या लें? एनिमल 2 में हम ले लेते हैं एलिफेंट ले लेते हैं। डियर कौन काउंट करेगा इतने? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है मेरे ख्याल से, है ना? सो एलिफेंट है 9। क्लियर? सो हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर हैबिटेट में कितने यूकेलिप्टस मिले आपको? 20। So 20 is the population of eucalyptus, 5 is the population of mango tree, 2 is the population of giraffe and 9 is the population of elephant. समझ में आया पॉपुलेशन वर्ड? नाउ बेटा एक ही हैबिटेट है लेकिन आपको पॉपुलेशन इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की मिल रही है and they all are living together, right? So when different population live together in the same habitat, that is known as community. क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिटी। देखो आगे समझते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन देख लो। द पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट एट अ गिवन टाइम। बेटा गिवन टाइम क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज विद टाइम पॉपुलेशन चेंज भी तो हो सकती है ना, कम ज्यादा हो सकते हैं। अंडरस्टूड? सो ये डेफिनेशन एज इट इज आपको पता होने चाहिए। सिर्फ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मत लिख के आ जाना, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट एट अ पर्टिकुलर टाइम और एट अ गिवन टाइम। क्लियर? नाउ population of different animals live together in the same habitat. different population अलग अलग organism की एक जगह पे रह सकती है, ये हमने देख लिया। Understood? Now what is the most important question out of this topic? इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है बेटा? इस क्वेश्चन के, if only one type of living organism will live there, what might happen then? अभी हमने देखा एक हैबिटेट में इतने सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, है ना? लेकिन मान लो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म वहां पर है तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? मान लो आप एक ही ट्री को ले लो, यूकेलिप्टस ट्री को ले लो, बाकी कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ठीक है? नो मैंगो ट्री, नो अदर एनिमल, तो क्या होगा बेटा? अगर एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी नीड भी सेम होगी, सारे यूकेलिप्टस ट्री की नीड सेम होगी, सबको इतना टॉल ग्रो करना है। अंडरस्टूड? तो अगर सेम नीड होगी तो वो आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, और जब एक दूसरे से खुद कॉम्पीट करने शुरू कर देंगे तो उनकी खुद की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस होगा, उनको एग्जैक्ट सेम अमाउंट नहीं मिल पाएगा। गॉट इट? देखो यहां पर, if only one type of organism will live there in a particular habitat, then they would have to the same requirements, food, water, space, etc. Clear? Leading to the competition and possible scarcity of the resource. सबको वाटर चाहिए, सारे यूकेलिप्टस ट्री को, सबको सनलाइट भी चाहिए, है ना? सबको वहां पर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो एक कोई ट्री ज्यादा ले लेगा, उसके आसपास वाले नहीं ले पाएंगे। Am I clear? So this is self competition. Now this will disbalance the food chain and food web and ultimately the whole ecosystem. अब यहां पर जो ये फूड चेन, फूड वेब और इकोसिस्टम वर्ड है, इसको हम आगे जाके डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? क्या समझाया था मैंने? इट इज द कम्युनिटी कंप्राइजेस डिफरेंट पॉपुलेशन शेयरिंग द सेम हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट पे जो अलग अलग पॉपुलेशन मिलेंगे आपको, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, बस उनसे मिलके बनती है कम्युनिटी। क्लियर? आगे, the biotic components of the habitat such as the plants, animals and microorganisms together form the community. कम्युनिटी में कौन इंक्लूड है? एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट है। हमने जो टेबल में फिल करा था अभी, वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट थे। क्लियर? सो उनसे मिलके बायोटिक कंपोनेंट की जो पॉपुलेशन होती है, उनसे मिलके कम्युनिटी बनती है। अंडरस्टूड? नाउ these organisms interact and depend on one another for survival. ये सारे के सारे जो पॉपुलेशन है, यानी जो कम्युनिटी के जो अलग अलग पॉपुलेशन है, वो सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगेन हाउ? ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आ सकता है, ठीक है? इसके लिए हैव यू एवर हर्ड में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर बेटा? यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको बड़ा बोल्ड करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसको पढ़ने के लिए हम यहाँ चलते हैं, फ्लावर के डायग्राम के साथ पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है? देखो, यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर ब्लूमिंग अराउंड यू। नाउ इफ यू विल चेक आउट देम केयरफुली, यू विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरी पार्ट इन देम। कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक, जिससे फ्लावर जो है वो प्लांट से अटैच रहता है, राइट? नीचे जो ये लीफ टाइप स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोला जाता है? सेपल्स। व्हाट आर दीज? सेपल्स। उसके अलावा ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट, जिसको देख के हम वाव बोलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पेटल्स। एंड देन
फ्लावर इज हैविंग टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल एंड मेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है जिसको कार्पल बोला जाता है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर दीज वन जिनको स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। अब हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं इसको? बेटा यहां पर यह बताया जा रहा है जब स्टेमेन बर्स्ट होता है, जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है उसके बाद स्टेमेन बर्स्ट होता है तो उसमें से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। येलो पाउडर टाइप का दिखता है देखने में, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखेंगे तो आपको वहां पे ग्रेन्स टाइप दिखाई देंगे, राइट? नाउ पॉलन ग्रेन्स नीड टू रीच दिस कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर, right? And this process is called pollination. The transfer of pollen grains from stamen to carpel of the same flower or different flower is known as pollination. लेकिन ये होगा कैसे? अपने आप तो स्टेमेन नहीं जाएंगे, है ना? अपने आप तो स्टेमेन जो पॉलन ग्रेन्स है वहां पर कार्पल तक नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है एजेंट्स की, या तो बायोटिक या तो एबायोटिक। अब कौन कौन से एजेंट्स हैं बेटा? यहाँ पर है विंड, वाटर, इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स दैट हेल्प इन कैरिंग द पॉलन फ्रॉम स्टेमेन टू द कार्पल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो सी, यहाँ पर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं। अंडरस्टूड? देखो यहाँ पर in the process of pollination, the pollen grains are carried or dispersed by both biotic component like insects, bats, animals and abiotic components like wind and water. So, interaction between both biotic and abiotic component. Understood? Chalo. Moving ahead. Now, does every organism in the community matters? बेटा community में इतने सारी population है ना? हर population में इतने सारे organism है, तो क्या सारे organism important होते हैं किसी भी कम्युनिटी में? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन रिसर्च विच वाज कंडक्टेड ऑन पॉन्ड हैबिटेट। ठीक है, देखो ये दो सिनेरियो हैं, फर्स्ट पॉन्ड ए, पॉन्ड बी। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है। देखो पॉन्ड ए में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बहुत सारी फिशेस दिख रही हैं आपको, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स भी दिख रहे हैं। यहां पर फिश नहीं है तो प्लांट्स भी कम है। इससे क्या पता पड़ा बेटा? इस रिसर्च से ये पता पड़ा दैट हाउ फिश, द पॉपुलेशन ऑफ फिश अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट नियर द पॉन्ड। अब बोलोगे मैम फिश से पॉन्ड का क्या रिलेशन है? बेटा यहां पर आ रहे हैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म दैट मैटर्स। यस, हमको सिर्फ फिश और पॉन्ड को नहीं देखना, हमको बाकी ऑर्गेनिज्म पे भी ध्यान देना है। देखो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, यहां पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है। देखो फिश, ड्रैगन फ्लाई, बीज एंड फ्लाइज एंड प्लांट्स। अब इनको ध्यान से देखना है। पॉन्ड ए में फिश, मोर, हम काउंट नहीं करेंगे नंबर, हम सिर्फ मोर और लेस लिख लेंगे। ठीक है, तो पॉन्ड ए में फिश है मोर, यहां पर पॉन्ड बी में फिश है लेस। उसके बाद आ जाओ ड्रैगन फ्लाई पे, तो ड्रैगन फ्लाई यहां पर एक ही दिख रहा है, यहां पर 1 2 3 4 बहुत सारे दिख रहे हैं, तो यहां पर हो जाएंगे ड्रैगन फ्लाई लेस और यहां पर है ड्रैगन फ्लाई मोर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बीज एंड फ्लाइज पे, यहां पर बीज 1 2 3 4 5 बहुत सारी है, सो बीज आर मोर हियर, सो मोर। और यहां पर बीज देखो आपको दिख ही नहीं रहे हैं ना, तो यहां पर लेस लिख लेते हैं। अब आ जाओ प्लांट्स, तो प्लांट्स तो एविडेंटली दिख ही रहे हैं, यहां पर मोर है, यहां पर मोर है और यहां पर है लेस। इट मीन्स यहां पर जो फिश है उनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है प्लांट्स पे, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। अब वो इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन जो हमने यहां पर अभी नोट डाउन किया। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें इस चार्ट को समझना पड़ेगा। बेटा इस चार्ट में दिया हुआ है लिंक, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो जितने भी ग्रीन एरोज हैं इट मीन्स दे आर हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, एंड जितने भी माइनस ये रेड वाले एरोज हैं इसका मतलब वो फीड कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म पे, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन कम हो जा रही है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो फिश जो है वो ड्रैगन फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई लार्वा जो उनकी इनिशियल स्टेज होती है उन दोनों पे फीड कर रही है, यानी फिश अगर ज्यादा होगी तो ड्रैगन फ्लाई कम हो जाएंगे, सिंपल। उसके बाद देखो ड्रैगन फ्लाई जो है वो हनी बी या जो फ्लाई है उन पे फीड कर रहे हैं, यानी ड्रैगन फ्लाई अगर ज्यादा होंगे तो हनी बी नहीं होने वाली, फिर हनी बी नहीं होगी वहां पर, है ना। तो यहां पर ये इस पे फीड कर रहे हैं और हनी बी यहां पर क्या हेल्प कर रहे हैं, किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, पॉलिनेशन में। अभी देखा था हमने, है ना, हनी बी हेल्प इन पॉलिनेशन। तो अगर हनी बी नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं होंगे।
राइट। और हनी बी की अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई किसी तरीके से तो इसका मतलब प्लांट्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम सीक्वेंस में यहां पर पढ़ते हैं। देखो, फिश फीड्स ऑन ड्रैगन फ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई लार्वा, समझ में आ रहा है यहाँ पर, है ना, रेड से। द फिश इज फीडिंग, ड्रैगन फ्लाई इज फीडिंग ऑन बीज एंड फ्लाइज, ये भी हमको दिख रहा है रेड वाले मार्क से, राइट। नेक्स्ट, बीज एंड फ्लाइज आर हेल्पिंग इन पॉलिनेशन, ये हमें पता है, हमने पढ़ लिया इससे पहले। एंड जब पॉलिनेशन होगा तो सीड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और सीड फॉर्मेशन अगर हो गया तो प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्लियर। अब पॉन्ड ए को समझते हैं। बेटा पॉन्ड ए में फिश है मोर, सो यहां पर फिश है मोर। अगर फिश मोर, क्योंकि फिश फीड कर रही है ड्रैगन फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई लार्वा पे, तो ऑब्वियसली ड्रैगन फ्लाई हो जाएंगे लेस, है ना। फिश अगर मोर है तो ड्रैगन फ्लाई हो जाएंगे लेस। एनी प्रॉब्लम? नाउ ड्रैगन फ्लाई फीड्स ऑन बीज एंड फ्लाइज। अब ड्रैगन फ्लाई अगर लेस है तो लेस फीडिंग होगी, लेस फीडिंग होगी तो मोर क्या होंगे? बीज, मोर बीज एंड फ्लाई, क्लियर। अगर मोर बीज एंड फ्लाई होंगे क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में, तो मोर पॉलिनेशन, यहां पर हो जाएगा मोर पॉलिनेशन। और अगर मोर पॉलिनेशन हो गया तो यहां पर सीड फॉर्मेशन ज्यादा और प्लांट्स ज्यादा, सो मोर प्लांट्स। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सीक्वेंस। अब यहां पे पॉइंट बी में आ जाओ। यहां पर सबसे पहले सबसे मेन फिश है लेस। अगर फिश लेस, सो फीड नहीं कर पाएंगे किस पे? ड्रैगन फ्लाई पे, उसके लार्वा पे, तो यहां पर हो जाएंगे ड्रैगन फ्लाई मोर। अब ड्रैगन फ्लाई क्योंकि बीज और फ्लाई पे फीड कर रही है तो यहां पर हो जाएंगे बीज लेस। बीज एंड फ्लाई दोनों लिख सकते हो, सो बीज लेस। और अगर बीज लेस हो गए तो पॉलिनेशन भी लेस, राइट। सो यहां पर पॉलिनेशन लेस, और पॉलिनेशन लेस तो प्लांट्स भी लेस, प्लांट्स लेस। Understood what it is showing? This is showing that each and every organism of community matters, है ना। कोई छोटा बड़ा ऑर्गेनिज्म छोड़ के हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कम्युनिटी में। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग। बेटा ऑर्गेनिजम्स, इनको क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। सराउंडिंग में क्या है? सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स यानी एबायोटिक कंपोनेंट। तो इनके बीच का इंटरेक्शन हमने ऑलरेडी समझ लिया है, लेकिन यहां पर हमें करना क्या है? यहां पर हमें एक एक्टिविटी लेट अस रिलेट एंड आइडेंटिफाई के थ्रू फिर से इन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ना है, क्राइटेरियाज में डिवाइड करके। क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3। अभी समझते हैं, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो पहला है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में क्या करना है? इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। अब बेटा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन तो कंटिन्यूअस हो रहा है, हम इनहेल कर रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, राइट। So this is the best example. So there are many influences like processes like nutrition, respiration, reproduction in biotic components with the help of abiotic component. अब न्यूट्रिशन तो समझ में आ गया है ना, फोटोसिंथेसिस with the help of sunlight, with the help of carbon dioxide. So वहां पर जो प्लांट्स हैं वो abiotic component की हेल्प ले रहे हैं। उसके अलावा रेस्पायरेशन, तो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। अब बोलोगे मैम रिप्रोडक्शन में कैसे? अभी पॉलिनेशन में देखा था ना, विंड और वाटर का रोल था, राइट। So that's why they continuously interact. Next आ जाओ क्राइटेरिया 2। यहां पर क्या करना है? इंटरेक्शन बिटवीन 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब यहां पर दोनों ही एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, तो वो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? बेटा जब सनलाइट ज्यादा होती है तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ड्रॉट वाली कंडीशन आ जाती है। जब बहुत ज्यादा रेन होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। सो ऑब्वियसली एक नॉन लिविंग जो फैक्टर है यानी एक एबायोटिक जो कंपोनेंट है वो दूसरे को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है, अभी आगे जाकर और समझेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया 3। क्राइटेरिया 3 में क्या है? इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये तो बहुत इजी है, हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, हमने अभी देख लिया था, फिश वाला एग्जाम्पल, पॉन्ड वाला एग्जाम्पल, है ना। चलो आगे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। यहां देखो क्राइटेरिया 1 के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट वाले क्राइटेरिया में क्या था?
इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, है ना। अब फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म कहाँ रहता है? अर्थवॉर्म सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट सॉइल में सर्वाइव कर सकता है। सो दिस इज द इंट्रैक्शन। अगर मॉइस्ट सॉइल नहीं होगी तो वहां अर्थवॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, मेनी माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड। तो पॉन्ड वाला जो हैबिटेट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अ फिश ले एग्स इन वाटर। वो लैंड पे जाके वाटर एग ले नहीं कर सकती, वो फिश जो है वो उसको पॉन्ड वाला वाटर ही चाहिए, यानी बेसिकली वाटर ही चाहिए। क्लियर? सो हाउ द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन टू एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखो, द डे टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू ब्राइट सनलाइट। अगर सनलाइट ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, तो दोनों एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट, वाटर इज इवेपोरेटिंग फास्ट ड्यू टू सनलाइट। बहुत तेज धूप होगी तो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, अगेन इफेक्ट। नेक्स्ट, एयर करंट इज ब्लोइंग स्लोली ऑन वाटर सरफेस क्रिएटिंग अ जेंटल वेव। अगर बहुत तेज हल्की हल्की हवा चलेगी यानी ब्रीज चलेगी तो उस टाइम पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाटर में। क्लियर? द सॉइल नियर द पॉइंट इज मॉइस्ट। जहां पर पानी ज्यादा होगा उसके आसपास का एरिया मॉइस्ट रहेगा, राइट, सॉइल मॉइस्ट रहेगी। सो हाउ दिस टू एबायोटिक कंपोनेंट्स आर अफेक्टिंग ईच अदर। एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरैक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट। अब दो बायोटिक कंपोनेंट यानी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना। सो फ्रॉग ईट इंसेक्ट, सो वन ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग अनदर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अ वाटर स्नेक ईट्स फिश। नेक्स्ट, फ्रॉग एंड फिश मेनी compete फॉर स्मॉल इंसेक्ट। फ्रॉग और फिश दोनों छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं तो वहां कॉम्पिटिशन हो जाता है। नेक्स्ट, अ फिश ले एग्स इन वाटर नियर द वेजिटेशन। प्लांट्स के कोने कोने पे जाके वो अपने एग्स को ले करती है, क्यों? जिससे कि वो अपने एग्स को बचा सके फ्रॉम द अदर बिग फिशेस एंड द फ्रॉग्स। अंडरस्टूड? सो दिस इज द इंटरैक्शन। ये एग्जाम्पल बेटा आने चाहिए, ये सारे एग्जाम्पल आने चाहिए, इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेली लाइफ में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसका कोई फिक्स आंसर थोड़ी है, इनकी जगह कुछ भी आप लिख सकते हो। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ बेटा यहां पर हमें क्या समझ में आया? वी कैन इन्फर दैट बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, कुछ भी लिख लो यहां पर, in a habitat interact with each other to form an ecosystem। ये आ गया यहां पर नया वर्ड इकोसिस्टम। हम पढ़ने वाले हैं अब इकोसिस्टम के बारे में, है ना। इंटरेक्शन तो हम कब से पढ़ रहे हैं बेटा। ये क्या बताया यहां पर, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो अपने आपस में और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ मिलके कंटिन्यूअस इंटरेक्शन करते हैं और एक इकोसिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आनी चाहिए ढंग से। अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे बेटा? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम। सबसे पहली बात, इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम है, किसका? जहां पर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट रहते हैं उसका, है ना। सो एबायोटिक सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉइल, एयर, वाटर एटसेट्रा एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक जगह पर, है ना। वाटर के अंदर अलग टाइप का इंट्रैक्शन होगा, लैंड में अलग टाइप का इंट्रैक्शन होगा, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस वो लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या बताया मैंने? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द, विच इज फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूअस इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। इजी? चलो, अब मैंने अभी क्या बताया? इकोसिस्टम वाटर का अलग हो सकता है, लैंड का अलग हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस देयर आर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए तो हमारे पास मिलते हैं दो टाइप के इकोसिस्टम। द फर्स्ट वन इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द सेकंड वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, अदरवाइज उसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं बेटा? पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, है ना। तो जितने भी वाटर बॉडीज है सबको डिवाइड कर दो। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को एक ही थोड़ी होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, राइट, फार्म हाउस, जो फार्म बन जाता है तो फार्मलैंड इकोसिस्टम भी हो जाता है। करेक्ट? देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड पॉन्ड, रिवर, लेक्स एटसेट्रा। टेरेस्ट्रियल में आ जाओ, सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड फॉरेस्ट, फार्म, इवन लार्ज ट्रीज लाइक बेनियान, मैंगो एंड पिलखान। बेटा सिर्फ और सिर्फ ये बड़े बड़े इकोसिस्टम नहीं होते,
छोटा सा इकोसिस्टम भी हो सकता है, सिर्फ एक ट्री वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम हो सकता है। क्लियर? सो और हम किस तरह से इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं या फिर और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इकोसिस्टम की, हैव अ लुक। हेंस इकोसिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल। हमने यहां से देख लिया ना, इकोसिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल लाइक अ ट्री ऑल्सो। ठीक है, सो स्मॉल, लार्ज का एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, स्मॉल का एग्जाम्पल है अ ट्री बार्क, राइट। नेक्स्ट देखो, देयर आर मैन मेड इकोसिस्टम ऑल्सो। हम लोग खुद भी एक इकोसिस्टम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ फार्म लैंड, जहां पर हम बहुत सारे एनिमल्स को रियर करते हैं, है ना। सो फार्म लैंड, उसके अलावा एन एक्वेरियम, जो हम घर पे एक एक्वेरियम रखते हैं, वहां पर भी हम इकोसिस्टम छोटा सा बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर कैन बी ओवरलैपिंग इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओवरलैपिंग इकोसिस्टम? मीन्स बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ चल रहे हैं। ये पिक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कौन कौन से इकोसिस्टम है यहाँ पर, जल्दी बताओ। सारे इकोसिस्टम मैंने नाम तो बता दिए। पॉज दिस वीडियो, टाइम के साथ जल्दी से बताओ यहाँ पे कौन कौन से इकोसिस्टम आपको दिख रहे हैं, जल्दी से। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। बेटा वाटर वाला है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम तो है ही, है ना, रिवर इकोसिस्टम। यहाँ पर ये आपको काव दिख रही है, इसका मतलब फार्म लैंड भी है, तो फार्म लैंड इकोसिस्टम। पीछे यहाँ पर जंगल टाइप का दिख रहा है, सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ओवरलैपिंग इकोसिस्टम चल रहा है। Am I clear? So ecosystem overlap भी कर सकते हैं। Understood? चलो, moving ahead, and now we are going for eating habits of organisms. So basically from here we are going for food chain and food web. ठीक है, starting with one activity, let us classify. क्या करना है यहाँ पर, ये जो पिक्चर है फॉरेस्ट हैबिटेट, इसमें से आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्पॉट करना है। उसके बाद उनकी ईटिंग हैबिट्स आपको फिल करनी है इस ऑब्जर्वेशन टेबल पे। ठीक है, तो फटाफट फिल करते हैं। देखो, डियर perform photosynthesis, no. Feeds on plants and plants product, so of course yes. Feeds on animal, no. And feeds on both plants or animals, तो यहाँ पर आपको fill करना है। So deer तो obviously only plants भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, horse perform photosynthesis, of course no, right? And feeds on plants and plants product, yes. So हम यहाँ पे yes लिखेंगे सिर्फ। Feeds on animals, no. And feeds on both plants and animals, no. है ना, This horse feeds only on the plants and plants product. Next, vulture पे आ जाओ, perform photosynthesis, no. Feeds on plants product, no. Feeds on animal product, yes. Dead animals पे ये feed करता है ना, so yes. So both no, both पे no. ठीक है, next, Bengal fox. Bengal fox perform photosynthesis, no. It feeds on plants and plant product, yes. ये जो fruits होते हैं ना, उस पे feed करता है। ठीक है, उसके अलावा फीड्स ऑन एनिमल, यस। सो फीड्स ऑन बोथ, यस। बंगाल फॉक्स बोथ प्लांट्स प्रोडक्ट एंड एनिमल्स दोनों पे फीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बर्ड, शिकारा। सो बेसिकली जो हॉक होता है उसकी बात हो रही है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नो। फीड्स ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, नो। यहां पर आ जाते हैं फीड्स ऑन एनिमल, यस। डेड, अगेन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके अलावा छोटे छोटे इंसेक्ट्स, राइट। सो बोथ नो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्वेरल। सो स्क्वेरल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस तो नो ही होगा। फीड्स ऑन प्लांट प्रोडक्ट, यस, नट्स पे। यहां पर एनिमल नो, और बोथ पे भी नो। नेक्स्ट है माउस। सो माउस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नो। इट फीड्स ऑन प्लांट्स प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स यस। इट फीड्स ऑन एनिमल्स, बेटा यस। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उस पर फीड कर सकता है। ठीक है, सो यस। सो बोथ पे आ जाएगा यस। नेक्स्ट आ जाओ मशरूम। बेटा मशरूम खाया होगा ना, इट इज नॉट अ प्लांट, मशरूम इज नॉट अ प्लांट। ठीक है, मशरूम प्लांट नहीं है, सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नो। इट फीड्स ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, इट फीड्स ऑन एनिमल्स, बेटा एक्चुअली नो, इट डजंट फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स और नीदर ऑन एनिमल्स। तो फिर किस पे फीड करता है, ये फीड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। ठीक है, तो यहां पर ना तो नो लिख सकते हैं ना तो यस लिख सकते हैं, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, नेक्स्ट ट्री परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यस, बाकी सब तो नो ही आ जाएगा। क्लियर? नाउ अब बेटा ये क्यों टेबल यहाँ पे फिल करवाया, यहाँ पर आपको देखनी है ईटिंग हैबिट्स। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एनिमल्स दिखेंगे जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट पे फीड कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स दिखेंगे जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट पे फीड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे दिखेंगे जो दोनों पे फीड कर रहे हैं, और इनके नाम
आपको पहले से पता है, पढ़े हुए ना, क्लास सेकंड से पढ़ते हुए आ रहे हो, पता होगा, है ना। और ट्री यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा है जो खुद अपना खाना बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। सो सेल्फ इट कैन मेक फूड। और ऐसी चीज को क्या बोला जाता है बेटा, सेल्फ का मतलब होता है ऑटो। सो दिस ट्री कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। एनी सच ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक इट्स ओन फूड ऑटोट्रॉप, बाकी सारे क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स। देखो यहाँ पर, सो वी गॉट टू नो अबाउट टू ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन फूड। और ऑटोट्रॉप्स को क्या और बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स। These are also known as producers. Why? Because they produce their own food. Clear? So they make their own food by the process of photosynthesis. Heterotrophs क्या होंगे, हेट्रो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। और हेट्रोट्रॉप्स को और क्या बोला जाता है, कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स, बिकॉज वी कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? Now these cannot produce their own food and they are dependent on other organism for their food. अंडरस्टूड, सिंपल है ये। नाउ हेट्रोट्रॉफ कितने टाइप के होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफ कैन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू थ्री कैटेगरीज ब्रॉडली। द फर्स्ट वन हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। पता है ना, सिंपल है ये। चलो फटाफट से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हर्बीवोर क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। सिंपल एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। कार्निवोर क्या होंगे, दोज विच ईट ओनली अदर एनिमल्स। ये प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते, ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, लायन, हाइना। यहाँ पे आ जाओ ओमनीवोर, दोज एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोर बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉक्स, अभी देखा था हमने, है ना। सो ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ओमनीवोर सच एज क्रोज, फॉक्स, माइस एटसेट्रा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ हु ईट्स whom? अब हमने ये देखा अभी, हमारे पास हर्बीवोर है, हमारे पास कार्निवोर है, ओमनीवोर भी है ना। लेकिन कौन किसको खाता है, ये सीक्वेंस भी तो पता होना चाहिए ना, सीक्वेंस भी तो पता होना चाहिए। सो बेटा इसके लिए हमको पढ़ना है यहाँ पर फूड चेन विद द हेल्प ऑफ लेट अस लिंक एंड रिलेट, ठीक है। देखो करना क्या है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम लेना है, वहां पर जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं उनके नाम लिखो। ग्रास, फ्रॉग, हेयर, फॉक्स, ग्रास हॉपर, स्नेक एंड ईगल। ये नाम पहले से दिए हुए हैं। अब इनमें आपको सीक्वेंस बनाना है कि कौन किसको खाएगा, है ना। एक सीक्वेंस पहले से यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसके अलावा और भी कोई सीक्वेंस हो सकता है क्या, वो आपको सोचना है, ठीक है। देखो एक तो सिंपल है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया ना, ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, और स्नेक को किसने खाया यहाँ पर, ईगल ने, राइट। अब इसके अलावा और क्या सीक्वेंस हो सकता है बेटा, इसके अलावा ये जो फ्रॉग है उसको डायरेक्ट भी तो ईगल खा सकता है, एक सीक्वेंस चेंज हो गया ना, राइट। उसके अलावा यहाँ पर और भी ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। यहाँ पर है आपके पास हेयर, सो ये जो ग्रास है इसको हेयर खा सकता है, राइट। हेयर को फॉक्स खा सकता है ना। और फॉक्स, बड़े फॉक्स को तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो फॉक्स होते हैं उनको भी जो ये वल्चर है, ईगल है, वो खा सकता है ना। सो यहाँ पर फॉक्स को हम ईगल पे लिख सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज वन मोर सीक्वेंस। सो बेटा यहाँ पर जो एक इकोसिस्टम है वहां पर कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, कोई तीसरा नहीं खा सकता। नो, देयर इज अ होल वेब, यस, देयर इज अ होल वेब ऑफ फूड ईटिंग हैबिट, हु इज ईटिंग whom। अंडरस्टूड? जब हम एक सीक्वेंस की बात करते हैं उसको बोला जाता है फूड चेन। When there is only one sequence of eating habit, that is known as food chain. Have a look here. A food chain is a simple sequence showing who eats whom. Food chain क्या है? एक sequence है जिसमें आपको पता पड़ता है कि कौन किसको खा रहा है, right? Then what is food web? When multiple food chains mix together, then it creates the food web. Have a look here. यहाँ पे समझ में आएगा। बेटा यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे सीक्वेंस बना के देखते हैं कौन किसको खा रहा है, ठीक है। देखो नीचे सबसे पहले ग्रास, ग्रास को खाने वाले बहुत सारे हैं। ग्रास हॉपर खाता है, माउस, रैबिट, ये सारे ग्रास को कंज्यूम करते हैं, राइट। अब ग्रास हॉपर को खाने वाले फ्रॉग, बर्ड, फ्रॉग को खाने वाले आउल, स्नेक एंड डायरेक्ट हॉक ऑल्सो, है ना। स्नेक को खाने वाला कौन है, हॉक, राइट। सो हॉक स्नेक पे फीड कर सकता है, डायरेक्ट फ्रॉग पे भी फीड कर सकता है। उसके अलावा माउस पे आ जाओ बेटा, माउस को डायरेक्ट हॉक खा सकता है,
माउस को डायरेक्ट स्नेक भी खा सकता है और माउस को डायरेक्ट आउल भी खा सकता है, उसके हाथ लग गया तो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ रैबिट, रैबिट को खाने वाला फॉक्स, रैबिट को खाने वाला डायरेक्ट हॉक भी हो सकता है, और फॉक्स के अगर छोटा छोटा फॉक्स होगा तो उसको डायरेक्ट हॉक भी लेके जा सकता है, खा सकता है। Am I clear? So what is this? It is not a simple sequence. ये कोई एक सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल आपको सीक्वेंस दिख रहे हैं, and this is of one ecosystem, right? So this is food web. Who is hitting whom? Multiple ways, right? One organism can feed on multiple other organisms, and that creates a food web. Understood? Now, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये ग्रास क्या था? ग्रास था ऑटोट्रॉप, है ना? इट इज अ प्रोड्यूसर। सो ग्रास बहुत सारी होती है, सिर्फ ग्रास को छोड़ दो, प्लांट्स को कह लो, है ना? तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट्स को खाने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स बोल सकते हैं इनको। ये कंज्यूमर्स देखो बहुत सारे मिलेंगे, ग्रास को फीड करने वाले, हर्बीवोर, राइट? अब इन फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर को खाने वाले ये देखो सेकेंड लेवल के कंज्यूमर, राइट? अब उनको खाने वाले और उसके ऊपर है कंज्यूमर, राइट? तो यहाँ पे देखो जो टॉप लेवल होगा वो हमेशा सबसे कम होता है, टॉप लेवल जो होगा वो सबसे कम होगा। अगर इसको नंबर वाइज हम अगर सीक्वेंस में बनाएं तो आपको हमेशा एक पिरामिड मिलेगा, यू विल गेट वन पिरामिड। इसको भी समझते हैं वन एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है? देखो यहाँ पर दस इन एन इकोसिस्टम द फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड क्रिएट्स द फूड वेब। व्हेन फूड चेन इंटरलिंक विद ईच अदर यू गेट अ फूड वेब, ठीक है? अब इस पिरामिड को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। यहाँ देखो ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको मिलेट दिए हुए हैं, माउस दिया हुआ है और ईगल है। इनके नंबर्स को काउंट करके आपको पिरामिड में फिल करना है ना? आप देख के साफ पता पड़ रहा है कि मिलेट सबसे ज्यादा है। काउंट कर लो तो कितने होंगे, ऑलमोस्ट मान रफली ले लेते हैं 55, है ना? 55 60 ऑलमोस्ट नहीं होंगे। माउस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑलमोस्ट 15। सो 15 क्या है, माउस है, और उसके ऊपर जो ये ईगल है वो कितनी है, 1। सो प्रोड्यूसर, उसके बाद फर्स्ट लेवल का कंज्यूमर, उसके बाद सेकंड लेवल का कंज्यूमर, उसके अलावा बीच में और भी कंज्यूमर हो सकते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल पे होगा वो सबसे कम होते हैं। हमारा इकोसिस्टम इस तरीके से बना हुआ है, करेक्ट? सो यू गेट अ पिरामिड, द फूड चेन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। जो सबसे टॉप लेवल का कंज्यूमर होगा वो सबसे कम होगा, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होते हैं। हमारे क्लियर? ये पिरामिड के बारे में पता होना चाहिए। सबसे टॉप में कौन होगा, सबसे हायरकी में सबसे टॉप लेवल का कंज्यूमर होगा। हमारे क्लियर? चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाट हैपेंस टू द वेस्ट इन द नेचर। अब बेटा पहले तो ये समझो कि यहाँ पर हम कौन से वेस्ट की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे पॉलीथीन जो ह्यूमन मेड वेस्ट है उसकी बात नहीं कर रहे, जो नेचर में वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है? अब नेचर में कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, फूड वेस्ट हो सकता है ना? अगर लेट्स से एक फॉरेस्ट है, वहां पे अगर कोई फ्रूट लगा हुआ है तो वो फूड है, तो उसका वेस्ट। उसके अलावा एनिमल ड्रॉपिंग हो सकती है, देयर डेड रिमेन्स हो सकते हैं। जितने भी प्लांट्स एंड एलिमेंट्स नेचुरली ग्रो हो रहे हैं उनकी डेथ भी होती है, तो उनकी डेड बॉडीज, दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट। एंड डिकेइंग मैटर, अगर लेट्स से फॉरेस्ट है, वहां पे बहुत सारी लीव्स गिरेंगी, है ना? वो धीरे धीरे डिके हो रही होंगी, सो दैट डिकेइंग मैटर। तो हम यहाँ पर इस वेस्ट की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट हैपन टू दिस ऑल वेस्ट? बेटा फॉरेस्ट में इतने सारे एनिमल ड्रॉपिंग्स होंगी क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं वहां पर, बहुत सारे एनिमल्स की डेड बॉडीज भी होंगी, है ना? वहां पर डिकेइंग मैटर भी होगा, लेकिन तब भी वहां पर कभी भी इस वेस्ट का पाइलअप नहीं दिखता, बहुत बड़ा पाइल नहीं दिखता। क्यों? कैसे वो फॉरेस्ट अपने आप को क्लीन कर रहा है? यहां पर रोल आता है डिकम्पोजर्स का। यस, व्हाट आर दीज डिकम्पोजर्स? अब डिकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं? पहला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये कौन कौन से डिकम्पोजर हैं, नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, व्हाट दे डू, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर वन, ठीक है? सो दिस इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं डेड बॉडीज को। नेक्स्ट, टाइनी इंसेक्ट्स लाइक बीटल्स, फ्लाइज ऑन एनिमल ड्रॉपिंग्स। अगर आप कभी गांव वाले एरिया में गए हो तो आपने देखा होगा जो काउ डंग होता है, एनिमल डंग होता है, उसमें छोटे छोटे बीटल्स दिखते हैं, इंसेक्ट्स दिखते हैं, दे आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स, ठीक है? वो करते क्या है, दे लाइक इन एलिफेंट डंग, दे हेल्प इन ब्रेकिंग इट डाउन एंड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस वे व्हाट हैपेंस, दिस वे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल। अब इस लाइन का क्या मतलब है बेटा? देखो जितने भी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं
दे ऑल आर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। अब इतने सारे प्लांट्स अगर कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाने चाहिए ना, तो फॉरेस्ट फिर ग्रो कैसे करेगा? बेटा वहां पर हो क्या रहा है, प्लांट्स तो ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, बट ये डिकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में ब्रेक डाउन करके वो न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में मिक्स करवा दे रहे, राइट। सो दिस वे द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल। दिस इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर। Am I clear? Now, एक डिकम्पोजर ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए नाम इसका, क्या है ये? मशरूम। एंड मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंजाई, इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज अ टाइप ऑफ फंजाई, ठीक है। एंड मशरूम इज अ डिकम्पोजर विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। Am I clear? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नाउ सो बाय दिस होल प्रोसेस क्या समझ में आया? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन and organism those are carrying this process, they are decomposers. Clear? So organisms carrying out the process of decomposition are called decomposers or saprotroph, another name. Decomposers पढ़ लिया, saprotroph नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन एग्जाम में saprotroph के नाम पे आ सकता है, तो पता होना चाहिए। Decomposers are also known as saprotrophs, ठीक है। sapro का मतलब होता है rotten और troph का मतलब पता है food, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रॉटन सब्सटेंस से फूड को लेते हैं, सो सैप्रोट्रॉफ, ठीक है। फर्दर डिकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट। कैसे? पता पड़ गया। डिकम्पोजर्स आर नेचुरल क्लीनर्स। ये क्वेश्चन, डिकम्पोजर्स आर नेचुरल क्लीनर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स यस। हाउ? तो आपको बताना पड़ेगा एक दो डिकम्पोजर का एग्जाम्पल देके, हाउ दे आर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ हियर हैव यू एवर हर्ड? बेटा इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है? इस बॉक्स में आपको बताया हुआ है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती है? नाम से पता पड़ रहा है, माइग्रेशन मीन्स ऐसी बर्ड जो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके हमारी इंडिया में आती है फॉर फूड, फॉर प्रॉपर हैबिटेट, ठीक है। देखो हैव अ लुक हियर। India is a country with diverse habitat and season. Many migratory birds fly thousands of miles and reaches different parts of India. ठीक है। इसके अलावा birds not only enhances the aesthetic of those habitat but also play significant role in keeping the balance of the ecosystem as a pollinator. क्या मतलब इस बात का? बेटा जब ये माइग्रेटरी बर्ड इंडिया में आती हैं, जिस भी एरिया में आएंगी, जब भी आएंगी, तो वहाँ की ब्यूटी बड़ी बढ़ जाती है ना। दैट इनहेंसेस द ब्यूटी ऑफ दैट एरिया। वहाँ पे टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है, लोग जाते हैं दूर दूर से उन बर्ड्स को देखने के लिए, राइट। सो दे आर इनहेंसिंग द एस्थेटिक ऑफ दोज हैबिटेट्स, राइट। उसके अलावा दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। नाउ कैसे? बिकॉज दे आर पॉलिनेटर्स। बेटा इतना लंबा डिस्टेंस अगर बर्ड ट्रैवल करके आएंगी तो एक ही बार में थोड़ी आएंगी, रुक रुक के आएंगी ना, बीच में अपना फूड वूड भी ले रहे होंगे। सो बर्ड करते क्या है, रास्ते में जिस रास्ते भी आ रहे हैं वहां पर वो एज अ पॉलिनेटर एक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो मोर एंड मोर प्लांट्स विल ग्रो, दे आर हेल्पिंग इन इकोसिस्टम। हमें क्लियर? उसके अलावा और कोई रोल है क्या? यस बेटा, दीज बर्ड्स आर प्रीडेटर्स ऑफ इंसेक्ट्स। दीज बर्ड्स आर प्रीडेटर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, राइट। ऐसे इंसेक्ट जो पेस्ट की तरह काम करते हैं फॉर क्रॉप्स। तो अगर पेस्ट होंगे क्रॉप्स में तो क्रॉप की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो ये बर्ड क्या कर रहे हैं, उन इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो ऐसे में क्रॉप कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, फार्मर्स को हेल्प मिलती है। अगेन द सेकेंड रोल ऑफ दीज माइग्रेटरी बर्ड्स। Understood? So these birds are predators of insect pests that help farmers to control the pest population and indirectly help in healthy crop growth. Understood? और एक दो बर्ड का नाम आपको पता होना चाहिए ऐसी माइग्रेटरी बर्ड का। एक तो है साइबेरियन क्रेन, कहाँ आती है? भरतपुर नेशनल सेंचुरी में, है ना। उसके अलावा एक और दिया हुआ है यहाँ पर, माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक डेमोसिल क्रेन विजिट द वाटर बॉडी ऑफ किचान विलेज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। उसके अलावा पूछा हुआ है कि आपके एरिया में, आपके आसपास कोई और माइग्रेटरी बर्ड आती है क्या? वो आप खुद पता करोगे, है ना, जहां भी रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग पता करो, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। नाउ हाउ डज वन चेंजेस लीड टू अनदर? बेटा इकोसिस्टम में अगर कहीं भी एक चेंज होगा तो उससे कैसे चेंजेस का सीक्वेंस बन जाता है, ये हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट द इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होपोलो बैथरिचस टाइग्रेनिस। होपोलो बैथरिचस टाइग्रेनिस, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है?
बेटा नाम से पता पड़ रहा है, बहुत ही बल्कि ये फ्रॉग है। अब क्योंकि ये बल्कि है तो इसकी बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, इसी वजह से 1980s में इसका बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट हो रहा था टू द वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में इसके लेग्स को कंज्यूम किया जाता है, वहां पे डेलिकेसी माना जाता है, दैट्स वाई। ठीक है, अब क्योंकि इसका बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट हो रहा था तो लोगों ने इसको फटाफट रेयर करना शुरू कर दिया। उससे हुआ क्या, उससे एकदम डिक्लाइन आ गया इस फ्रॉग की पॉपुलेशन में। ठीक है, क्यों आया? बिकॉज लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग शुरू हो गई इसकी। क्लियर? नाउ फ्रॉग क्या करते हैं बेटा? फ्रॉग फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे, है ना? फ्रॉग किस पे फीड करते हैं? इंसेक्ट्स पे। और इंसेक्ट क्या करते हैं? अल्टीमेटली जाके जो एग्रीकल्चर होता है, जो प्लांट्स होते हैं, उनको उन पे फीड करते हैं, राइट? अब क्योंकि फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो गई तो होगा क्या? फ्रॉग इज इंसेक्ट, सो एग्रीकल्चर पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई, राइट? अब अगर पेस्ट इंक्रीज हो गए तो वो एग्रीकल्चर पे जाके उसको हार्म करेंगे, तो फिर फार्मर क्या करेंगे? वहां पर पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, है ना? सो फार्मर यूज्ड मोर एंड मोर सिंथेटिक पेस्टिसाइड, और जहां पर पेस्टिसाइड का यूज होना शुरू हो गया वहां पर हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा सॉइल पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना? उसके अलावा वाटर बॉडीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यस। अब बोलोगे मैम वाटर बॉडीज पे कैसे? बेटा जब रेन होती है तो जो भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फार्मर्स यूज करते हैं ना, वो सारा रेन वाटर साथ बह के वाटर बॉडीज में जाता है, सो वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, देखो, सो क्योंकि पेस्टिसाइड का यूज हुआ, सो एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये सब एकदम से देखने को मिला। वन चेंज लीडिंग टू सो मेनी चेंजेस। ठीक है, और जब ये देखने को मिला तो उसके बाद गवर्नमेंट जगी और उन्होंने एकदम इस पे स्टॉप किया, इसको बैन किया, एक्सपोर्ट ऑफ दीज इंडियन बुल फ्रॉग लेग्स। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ यहां पर एक और चेंज जिसको बताया हुआ है, देखो यहां पे क्या दिखा रखा है इस चार्ट में? प्लांट डाइज, लेस ऑक्सीजन, फिश डाइज, मोर इंसेक्ट एंड अगेन प्लांट्स गेट डैमेज बाय द पेस्ट। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को ढंग से समझते हैं। देखो पहले तो प्लांट क्यों, प्लांट डाई क्यों? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। यस, हर चीज का मेन रीजन यही होता है, पोल्यूशन, है ना? सो पोल्यूशन हुआ, प्लांट मर गए। अगर प्लांट, एक्वेटिक प्लांट विल डाई, तो अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना? अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, लेस ऑक्सीजन होगी, तो फिर क्या होगा? फिश विल डाई। फिश को तो ऑक्सीजन चाहिए ना इनहेल के लिए, तो फिश विल डाई। अगर फिश मर गई तो फिर फिश फीड किस पे करती है? छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे, है ना? तो अगर फिश मर गई तो इंसेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, और इंसेक्ट ज्यादा हो गए फिर अगेन इंसेक्ट विल स्प्रेड, है ना? जितने भी रिवर, जितने भी वाटर बॉडीज होती है उनके पास ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड होता है, तो अगर इंसेक्ट बढ़ गए वहां पर तो वो आसपास की जितनी भी क्रॉप होगी वहां फैलेंगे एज अ पेस्ट, राइट? तो जहां पर प्लांट्स डैमेज होने लग गए पेस्ट से, तो अगेन फार्मर क्या करेंगे? फार्मर यूज करेंगे पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो फिर वही एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। करेक्ट? सो अगेन वन चेंज जो कि हमने किया लीडिंग टू सो मेनी चेंजेस इन द इकोसिस्टम। अंडरस्टूड? सो क्या पता पड़ा हमें? एन इकोसिस्टम स्टेज बैलेंस्ड when interaction among the organism and their environment keep the population and resources stable। जब तक हम पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को स्टेबल करके चलेंगे तब तक इकोसिस्टम ढंग से चलेगा। Am I clear? Further, this balance is dynamic। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इकोसिस्टम बैलेंस इज डायनामिक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है। डायनेमिक का मतलब क्या है बेटा? ये ऑल ओवर थ्रू आउट सेम नहीं रहता, ये चेंज हो सकता है किसी भी तरह, किसी की वजह से, ह्यूमन इंटरवेंशन से चेंज हो सकता है। देख लिया हमने इंडियन बुल फ्रॉग में, है ना? ये सेकंड वाले एग्जांपल में ह्यूमन इंटरवेंशन ही था। उसके अलावा नेचुरल कैलेमिटी से भी ये हो सकता है। ठीक है, सो दिस बैलेंस इज डायनेमिक, नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी डिस्ट्रक्टेड बाय नेचुरल और ह्यूमन मेड चेंजेस। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। नाउ हाउ डू इंटरेक्शन मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम? नाउ अभी इंटरेक्शन तो हमने देख लिया बहुत सारे, अब कितने टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं हमें ये देखना है। ठीक है, अब देखो एक इंटरेक्शन तो यहाँ पे ये था कि जहां पर हम बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे फूड चेन और फूड वेब में। अब कंजम्पशन ही एक इंटरेक्शन है क्या? नो, देयर आर अदर इंटरेक्शन ऑल्सो। द वन इज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन, जहां पर
एनिमल्स यानी ऑर्गेनिजम्स में आपस में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन किसको खा लेगा, है ना, कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा। मान लो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट में ग्रो हो रहे हैं, तो वहां पर कंपटीशन होता है ना, कितना न्यूट्रिएंट किसको मिलेगा। जो प्लांट ज्यादा न्यूट्रिएंट ले जाएगा वो ज्यादा टॉल हो जाता है, उसकी हेल्दी ग्रोथ होती है। जो प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलता वो छोटे रह जाते हैं, है ना। सो कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन इज ऑल्सो देयर। This competition help control population size and keeps the ecosystem balanced. Clear? Without it, one species could multiply too much, causing an imbalance in the ecosystem. अगर ये competition नहीं रहेगा तो होगा क्या, एक ही जो स्पीशीज है वो बढ़ती रहेगी, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। Am I clear? Now, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन के अलावा और कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं? There are 3 more, और यहां से क्वेश्चन मैंडेटरी एग्जाम में आएगा बेटा, ध्यान से देखना। देखो, नेक्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल इंग्लिश वर्ड है, पता होगा म्यूचुअल का मतलब, है ना, जहां पर बिल्कुल बराबरी का काम हो, है ना। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, ऐसा इंटरेक्शन जहां बोथ ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो जाए। जैसे कि ये क्या है, यहां पर पॉलिनेशन। जो बीज हैं वो यहां पर नेक्टर लेने आती हैं फ्लावर में, है ना, तो बीज को हेल्प हो रही है, और बीज जब फ्लावर में बैठती हैं तो वो पॉलिनेशन में भी हेल्प कर देती हैं। तो प्लांट को भी फायदा हो रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है, और बीज को नेक्टर मिल जा रहा है। सो बोथ आर म्यूचुअली गेटिंग बेनिफिटेड। दिस इज म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वन कॉमनलिज्म। कॉमनलिज्म का मतलब क्या है, एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जो भी करना कर लो, है ना। सो कॉमनलिज्म, one organism benefits while other is not affected। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्किड्स ऑन ट्रीज। ऑर्किड्स जो हैं वो दूसरे ट्री पे ग्रो हो जाते हैं, यस, लेकिन ट्री को कोई हार्म नहीं करते। ट्री से वो न्यूट्रिएंट ले लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ट्री हेल्दी रहता है, उसको कोई हार्म नहीं होता। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमनलिज्म। अंडरस्टूड? इसके बाद एक नेक्स्ट आता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइट वर्ड सुना भी होगा आपने, है ना। पैरासाइटिज्म, इसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स व्हाइल द अदर इज हार्म्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टिक ऑन डॉग, देखे होंगे आपने, है ना, छोटे छोटे टिक्स होते हैं, डॉग पे होते हैं। उसके अलावा लाइस ऑन आवर हेयर, ये भी एग्जांपल है। मस्किटो इज ऑल्सो पैरासाइट। मस्किटो हमारी बॉडी में आके हमारा खून पी के चला जाता है, हमको प्रॉब्लम होती है ना। सो दैट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म। गॉट इट? यहां से क्वेश्चन मैंडेटरी है बेटा, पक्का आएगा, एग्जाम्पल पता होना चाहिए और ये नाम भी पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। बेटा इकोसिस्टम का बेनिफिट फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट है, तो हमने पढ़ लिया। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। ह्यूमन बीइंग्स का बेनिफिट कैसे छोड़ सकते हैं, इजंट इट? चलो बेटा, इकोसिस्टम का बेनिफिट ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन इकोसिस्टम, लेट्स से फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, वो सारे हमारे बेनिफिट हो जाएंगे। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो हमको पानी से क्या क्या मिल सकता है, ऑफ कोर्स वाटर तो मिल ही रहा है, इजंट इट, फ्रेश वाटर। उसके अलावा फिश मिल रही है वहां से, तो फिश कंज्यूम करते हैं लोग, सो दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट, राइट। सो यू कैन राइट बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू द इकोसिस्टम। देखो यहाँ पर, सो फॉरेस्ट क्या देता है आपको, फ्रेश एयर देगा, फर्टाइल सॉइल, फूड, फाइबर, इजंट इट। उसके अलावा टिम्बर, लकड़ी मिलती है वहां से, मेडिसिन मिल सकती हैं, यस, आयुर्वेदिक मेडिसिन। कमिंग टू एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इट प्रोवाइड वाटर एंड फूड, मीन्स फिश। उसके अलावा इकोसिस्टम ऑल्सो ऑफर द एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। अगर एक बड़ा वेल मेंटेन्ड इकोसिस्टम होगा तो वहां पर फिर लोग देखने जाते हैं, वहां की ब्यूटी ही बिल्कुल अलग हो जाती है, यस। सो इट क्रिएट्स दैट रिक्रिएशनल वैल्यू। अंडरस्टूड? सो दिस बेनिफिट्स एंड सपोर्ट्स आवर वेल-बीइंग एंड शोज हाउ क्लोजली नेचर एंड ह्यूमंस आर कनेक्टेड, राइट। इट शोज द कनेक्शन बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन। बट प्रॉब्लम कहां पर है बेटा, जहां पर ह्यूमंस को बेनिफिट होने लग जाता है ना, तो फिर वो कुछ ज्यादा ही यूज करना शुरू कर देते हैं नेचर का, और फिर वहां पर हो जाता है इम्बैलेंस, राइट। सो सम इकोसिस्टम्स आर इंडेंजर्ड। थ्रेटेंड इकोसिस्टम द सुंदरबंस। बेटा सुंदरबन क्या है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, राइट। कहां पर है, सिर्फ इंडिया में है क्या? नो, इट इज इन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि रिवर जो हमारी गंगा है और ब्रह्मपुत्र, उनसे ये मिलके बनता है, right? Now beta, in this Sundarban delta we are having world's largest mangrove forest. मैनग्रोव क्या होते हैं, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, राइट। दिस इज मैनग्रोव ट्री। सो द सुंदरबन हैव द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, विच इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मीट्स, है ना, जहां पर ये डेल्टा बनता है।
राइट बेटा, मैनग्रोव फॉरेस्ट की खास बात क्या होती है, इस प्लांट की खास बात क्या होती है, ये जो है बहुत ही सॉल्टी वाटर में भी ग्रो हो सकता है। यूजुअली प्लांट्स सॉल्टी वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये करता है। व्हाई? बिकॉज इसकी जो रूट्स दिख रही है ये सरफेस से थोड़े से ऊपर हो जाती हैं, सो दैट इट कैन टेक द प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर। सॉल्टी वाटर के अंदर एयर थोड़ा उतना प्रॉपर नहीं मिल पाता, सो दैट्स व्हाई दीज प्लांट्स आर अडेप्टेड इन दिस वे। राइट नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉरेस्ट? बेटा फॉरेस्ट है, सो ऑब्वियसली इट विल बी अ होम फॉर लॉट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, है ना। उसके अलावा अगर जहाँ पे फॉरेस्ट होगा तो वहां पर एयर क्वालिटी अच्छी होती है, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फ्रेश एयर यानी ऑक्सीजन हमें देते हैं। राइट, उसके अलावा और क्या हो सकता है, इतनी सारे यहाँ पर अगर फॉरेस्ट है तो यहाँ से हमको टिम्बर, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फॉरेस्ट। सुंदरबन फॉरेस्ट एंड रिवर आर होम फॉर वेरियस फ्लोरा एंड फौना, है ना, मेनी ऑफ विच आर इंडेंजर्ड। यस बेटा, यहाँ पर कई सारे ऐसा फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं जो ऑलरेडी इंडेंजर्ड हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज बंगाल टाइगर, है ना, बंगाल टाइगर है। उसके अलावा एक एस्चुरियन क्रोकोडाइल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल, वो भी यहाँ मिलता है। राइट, और देखो दीज ट्री ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड रिलीज द ऑक्सीजन, सो मेंटेनिंग द एयर क्वालिटी। और देखो द सुंदरबन प्रोटेक्ट अस बाय स्लोइंग डाउन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वेव्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स एंड द फ्लड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मैनग्रोव का फॉरेस्ट इतना थिक होता है कि जब भी वहां से कभी भी स्टॉर्म आ जाए या फ्लड आ जाए तो ये उसमें बैरियर की तरह काम करता है और हम लोगों को बचा लेता है। करेक्ट, सो मेनी इंपॉर्टेंस दिस फॉरेस्ट इज हैविंग एंड दैट्स व्हाई यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूएन का मतलब तो पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन, और लास्ट में ओ है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब बीच में इसका मतलब क्या है, ये ई, एस और सी का बेटा एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, सो यूनेस्को ने इस फॉरेस्ट को एज अ हेरिटेज डिक्लेयर किया था, कब? 1987 में। Am I clear? Now, where is the threat? Why it is threatened? It is all because of the human activities. बेटा जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी शुरू हो जाए वहां पे हमेशा चीज खराबी होती है ना। तो यहां पर हो क्या रहा है बेटा, मैनग्रोव ट्रीज आर बीइंग कट फॉर फ्यूल, वुड एंड फार्मिंग। सो दिस, इससे हो क्या रहा है, फॉरेस्ट कम होता जा रहा है। उसके अलावा वहां पे बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, तो वहां पर इलीगल हंटिंग होती है। So illegal hunting, overuse of forest resources are threatening the wildlife living there. Correct. उसके अलावा pollution is one of the major factor. बेटा वहाँ पे water body है, तो जितने भी factories हैं वो सारा effluent वहाँ पे डाल देते हैं, waste water वहाँ पे डाला जाता है ना। तो उससे क्या होगा, जो aquatic ecosystem है वहाँ पे harm होगा। Correct. So pollution from industrial waste, untreated sewage in rivers are also damaging the water habitat. Clear? And these human activities disturb the natural way of ecosystem, the way it works there. Clear? So that's why it is threatened ecosystem. और ये सिर्फ सुंदरबन में नहीं हो रहा, ये बहुत जगह और भी जितने भी इकोसिस्टम है हमारे इंडिया में, सब जगह कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग चल रही है, ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। राइट, देखो और भी जितने भी इकोसिस्टम है इंडिया में, लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स, स्क्रबलैंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे घास होते हैं, श्रब्स होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं स्क्रबलैंड्स। वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, कोस्टल एरियाज आर ऑल्सो अंडर द थ्रेट। रीजन क्या होगा, सब कुछ वही है। सबसे पहले ट्री कटिंग, डिफॉरेस्टेशन, राइट। उसके अलावा ओवर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, ये कुछ बेसिक है, इनको याद कर लो, सब जगह लिख के आ सकते हो, ठीक है। देखो प्रॉब्लम्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द स्प्रेड ऑफ इनवेजिव स्पीशीज। इसका मतलब क्या होता है, इनवेजिव स्पीशीज मतलब बेटा ऐसी स्पीशीज जो हर चीज को डैमेज कर दे। जैसे हमारे लिए कोरोना वायरस आया था, वो एक इनवेजिव स्पीशीज था, है ना, सो दैट डैमेज्ड अस। तो ऐसे ही यहाँ पर इकोसिस्टम में कोई भी ऐसी इनवेजिव स्पीशीज आ सकती है, ठीक है। सो द स्प्रेड ऑफ इनवेजिव स्पीशीज, अनसस्टेनेबल लैंड यूज, पोल्यूशन, दीज आर सम कॉमन यूज ऑफ द थ्रेट। एम आई क्लियर? सो इसके लिए हो क्या रहा है बेटा, इसके लिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिया है ना, जैसे कि जितने भी नेशनल पार्क हैं, या राइट, नेशनल पार्क हो गए, उसके अलावा रिजर्वियर्स हो गए। सो इनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिया है बाय लॉ। तो वहां पे जाके कोई अब हंटिंग नहीं कर सकता, वहां पे जाके कोई ट्री कटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। देखो और साइंटिफिक हेरिटेज, प्रोटेक्टेड एरियाज आर द पार्ट्स ऑफ लैंड और वाटर दैट आर सेट aside to conserve the wildlife and their habitat. जितनी भी वाइल्ड लाइफ है और उनका जो घर है, हैबिटेट है, उसको कंजर्व करने के लिए कुछ एरियाज को साइड कर दिया जाता है। मींस वहां ह्यूमन इंटरवेंशन मना हो जाता है। क्लियर? देखो
India has many protected areas like national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, and community conserved areas. And these places help protect the entire habitat, including endangered animals, birds, many rare plants also. ठीक है, कुछ फेमस नेशनल पार्क के नाम आपको पता होना चाहिए. वैसे तो प्रीवियस एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ाई होगा, है ना. ये वाली एनसीईआरटी तो लेट आई थी, तो आपको पता होगा पहले से. फिर भी देख लेते हैं. फेमस एग्जाम्पल्स इंक्लूड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है. मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है. नीलगिरी बायोस्फीयर, ये तो पता ही होगा कहाँ पर है. ये है वेस्टर्न घाट्स में. चिल्का लेक उड़ीसा में. उसके अलावा ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज देयर इन अरुणाचल प्रदेश. हेमिस नेशनल पार्क लेह में. केबल लामजो नेशनल पार्क दैट इज इन मणिपुर. पिरोतन आइलैंड मेरीन नेशनल पार्क दैट इज इन गुजरात. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज. Understood? Moving ahead. Now, how do healthy ecosystems serve our farms? Beta, farming, one of the major activity which is done everywhere. क्योंकि खाना सबको चाहिए, है ना. और इंडिया में तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, right? So farming is one of the practice which is going on here from thousands of years. Now, with the increase in population, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा हमको क्रॉप यानी कल्टीवेशन चाहिए, है ना. यहां पर बेटा इंडिया में 1950 से लेकर 65 के बीच में बड़ा फूड क्राइसिस हुआ था इंडिया में. वाई? बिकॉज उस टाइम पे क्रॉप कल्टीवेशन अच्छे से नहीं हो रहा था. हमारे पास कोई इतने ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे. हम पहले के जमाने से वो प्लोइंग हाथ से उसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे, राइट. सो यहाँ पर फूड क्राइसिस हुआ. लेकिन उसके बाद आया यहाँ पर क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन. कब आया ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया मिड 20th सेंचुरी, यानी ऑब्वियसली इसके बाद, राइट. ये पता होना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था? मिड 20th सेंचुरी में. क्यों आया था? बिकॉज यहां पर यूज होने लग गए ट्रैक्टर्स, मशीन्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स विच हेल्प्ड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, एंड दिस इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन. Clear? So what is green revolution? The increased production of food. Why? Because of the use of tractor, machines, synthetic fertilizers, pesticides, जो भी आजकल यूज करते हैं सब कुछ. Clear? Now, अब बेटा यहाँ पर जब ये पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ तो यहाँ पर फिर पता पड़ा धीरे धीरे कि भाई ये हेल्दी चॉइस तो नहीं है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, है ना. अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अगेन हियर सस्टेनेबल फार्मिंग टॉपिक के अंदर विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी. एक्टिविटी में करना क्या है? आपको कुछ क्वेश्चनर बनाने हैं और जाके आपको फार्मर्स से पूछना है. अब वो फार्मर्स आपके आसपास होंगे तो आप पूछ सकते हो, है ना. अदरवाइज आंसर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है. तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? हाउ हैव योर फार्मिंग प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम, और क्यों चेंज हुई. नेक्स्ट, what effects do you notice when using synthetic fertilizers and pesticides? Have you seen any change in the soil health after using these synthetic fertilizer and pesticides? है ना. उसके अलावा और क्या पूछ सकते हो? What type of crop you are growing? How frequently you are growing? So these are some of the basic questions. ठीक है, इनके आंसर हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी. चलो आगे चलते हैं सीधे इन्फ्रेंस पे, जहाँ पे हमको आंसर मिलने वाले हैं. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पेस्टिसाइड के बारे में. पेस्टिसाइड के यूज से क्या क्या हो सकता है. वैसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले, है ना, जहां पर हमने वो चेन देखी थी. एक चेंज से हाउ इट इज लीडिंग टू मल्टीपल चेंजेस, राइट. बेटा पेस्टिसाइड का लॉन्ग टर्म यूज से होगा क्या? सबसे पहले द इन्वायरमेंट एंड सॉइल हेल्थ विल बी अफेक्टेड. सॉइल हेल्थ इज द बेसिक थिंग, है ना. बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज करने से जमीन जो होती है वो बंजर हो जाती है, ऐसे बोला जाता है. अब क्यों होती है बंजर? देखो यहाँ पर बेटा, ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर मे रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी. व्हाई? बिकॉज डिक्रीजिंग द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, पेस्टिसाइड क्या है? केमिकल है. केमिकल सबको सूट नहीं होता, स्पेशली वो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो उसको बेयर नहीं कर सकते. तो जहां पर पेस्ट मरेंगे वहां पर जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी भी डेथ हो जाएगी, राइट. सो it decrease the friendly microorganism in the soil and lowering the organic matter that is humus. Humus में क्या होता है? Humus में यही microorganism का भी रोल होता है, right? Now which helps the bind the soil particle. Humus बेटा बड़ा डार्क कलर का स्टिकी सा होता है, ये सॉइल को बाइंड करके रखता है. अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमस कम हो जाएगा तो फिर सॉइल कैसा होगा? लूज हो जाएगा. तो उससे सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे. बहुत सिंपल सी बात है ना. सो विदाउट इनफ ह्यूमस सॉइल बिकम्स प्रोन टू इरोजन.
अब टॉप लेयर अगर चली गई तो फिर इसका मतलब फर्टिलिटी तो गई, राइट? तो हो जाएगी जमीन बंजर। क्लियर? नेक्स्ट, also it reduces the population of natural predators. Now what are natural predators in the agriculture field? बेटा ये छोटे छोटे बीटल्स, ये छोटे छोटे पेस्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको खाते हैं, राइट? अब ज्यादा अगर इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो क्या होगा? इट विल रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ दीज नेचुरल प्रेडेटर्स, जो कि नेचुरली आके थोड़े बहुत पेस्ट को खा के जा सकते हैं, राइट? उससे क्या होगा? फिर और ज्यादा इंक्रीज होगा किसमें? पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट में। Am I clear? So this is the role of pesticide. Moving ahead, now what is another problems? बेटा heavy irrigation. आजकल हर फार्म में देखोगे आप, वहां पे ट्यूबवेल है, पंप है ना? अंडरग्राउंड वाटर को निकाल निकाल के पूरा छोड़ दिया जाता है। तो हेवी इरिगेशन जब होता है, heavy irrigation and repeated plowing can also disturb the soil organism like earthworms, snails, which are important for maintaining the ecological balance. बेटा इन छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमको समझ में आ गया है, हमने देख लिया है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मैटर्स इन द इकोसिस्टम, राइट? लेकिन जब हम बहुत ज्यादा इरिगेशन करते हैं, बहुत ज्यादा प्लोइंग करते हैं, तो फिर ऐसे में ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। इससे होगा क्या? इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मोनोकल्चर, ये वन ऑफ द प्रॉब्लम। मोनो का मतलब सिंगल, है ना? तो मोनोकल्चर का मतलब क्या है? जब किसी भी फील्ड पे एक ही टाइप की क्रॉप को लगातार ग्रो कराया जाए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा महंगी बिक्री होगी तो ज्यादा फायदा हो रहा होगा, है ना? तो मोनोकल्चर में होता क्या है? ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली, दैट इज नोन एज मोनोकल्चर। अब इससे होगा क्या? बेटा मोनोकल्चर में हम एक ही क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं। अगर एक ही क्रॉप को ग्रो करवाएंगे तो उनकी जो नीड्स है, न्यूट्रिएंट्स की नीड्स हैं, वो बिल्कुल सेम होंगी, राइट? अब मान लो किसी एक ऐसी क्रॉप को ज्यादा नाइट्रोजन वाले कंपाउंड चाहिए, है ना? हम उसको कंटिन्यूसली ग्रो करवाए जा रहे हैं, तो सॉइल में जितना भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होंगे वो तो खत्म हो जाएंगे। फिर आने वाली जो नेक्स्ट क्रॉप होगी उसको कहाँ से मिलेंगे, है ना? तो ऐसे में होता क्या है? सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और आगे जाके फिर क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती। करेक्ट? सो it reduces the crop diversity and affect the pollinators which are crucial for the food production. और बेटा अगर कंटिन्यूसली एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो करेंगे तो वहां पर जो डाइवर्सिटी होगी, जिनको दूसरे प्लांट्स भी चाहिए होंगे, बाकी एनिमल्स कह लो आप, तो फिर वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा उनका, है ना? तो ऐसे में होता क्या? पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। अंडरस्टूड? इसीलिए क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। अगेन एनसीईआरटी का, पुरानी वाली एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा पूरा डिटेल में, है ना? पता है। चलो आगे चलते हैं। नाउ टू मेक फार्मिंग मोर सस्टेनेबल, क्या चल रहा है आजकल? आजकल चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सुना होगा आपने, है ना? जो नॉर्मल खाना, जो नॉर्मल फूड आइटम्स होते हैं उसका ट्रिपल रेट में ऑर्गेनिक फूड जाता है। एंड पीपल आर रेडी टू पे। यस, पीपल आर रेडी टू पे इफ दे आर कैपेबल ऑफ। व्हाई? बिकॉज सबको पता है कि पेस्टिसाइड का यूज करके, इंसेक्टिसाइड का यूज करके अगर कोई चीज ग्रो कराई गई है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट हम पे भी होगा, है ना? सो दैट्स व्हाई ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल इतना ट्रेंड में है। ठीक है, लोग अपनी जॉब छोड़ छोड़ के जाके खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और फिर उसको बेच रहे हैं। क्लियर? देखो, to make farming more sustainable, more farmers are exploring organic farming, natural farming methods, and these aim to reduce the use of synthetic fertilizers and support sustainable farming with minimal interference of the natural ecosystem. Understood? समझ में आ गया? चलो, so with this we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every concept, but this is the last chapter which you are getting in this session. So all the best for your examination. Do well and do tell me your marks after the exams. ठीक है? चलो, all the best. Take care and bye bye.